नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल PMS IQ स्टडी में। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं जीके जीएस स्पेशल टारगेट क्लास की। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और दोस्तों सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टारगेट क्लास वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। तो आइए दोस्तों, आज की टारगेट क्लास स्पेशल वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फाइलेरिया का वाहक किस प्रकार के मच्छर होते हैं। दोस्तों, बतानी है कि जो फाइलेरिया का वाहक होते हैं यानी कि जो फाइलेरिया बीमारी होती है, इस बीमारी का वाहक किस प्रकार के मच्छर होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्यूलेक्स मच्छर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सही उत्तर होगा क्यूलेक्स प्रकार के मच्छर जो होते हैं वो फाइलेरिया बीमारी के वाहक होते हैं। आप सभी को दोस्तों बता दें कि देखिए पहला ऑप्शन में है एडिस मच्छर। तो दोस्तों जो एडिज मच्छर होते हैं ये डेंगू के वाहक होते हैं। आप लोग याद रखेंगे एडिज मच्छर डेंगू के वाहक होते हैं। ऑप्शन बी में है एनाफ्लीज मच्छर। तो दोस्तों ये भी आप लोग याद रखेंगे एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया के वाहक होते हैं और क्यूलेक्स मच्छर जो होते हैं वो फाइलेरिया के वाहक होते हैं। ये तीनों आप लोग याद रखेंगे, एडिज मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर और क्यूलेक्स मच्छर, ये अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा राइट आंसर होगा फाइलेरिया का वाहक किस प्रकार के मच्छर होते हैं, तो ऑप्शन सी क्यूलेक्स मच्छर आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं। दोस्तों बतानी है कि कौन सा पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीरोफाइट। जी हाँ दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे जीरोफाइट, जो ये दोस्तों क्या होते हैं, मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं। जीरोफाइट पादप, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है। दोस्तों बताने हैं कि जो राइडर कप है वो किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, गोल्फ। जी हाँ दोस्तों, गोल्फ खेल के खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है, राइडर कप दिया जाता है। यानी कि राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, सोडा वाटर एवं अन्य पेय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों बताने हैं कि सोडा वाटर या अन्य पेय यानी कि दोस्तों जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, सोडा वाटर होते हैं, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, कार्बोनिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है किसमें, सोडा वाटर में या अन्य पेय में। जो दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो सभी में क्या पाया जाता है, ऑप्शन सी, कार्बोनिक अम्ल। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, त्वचा का रंग प्रदान करने वाला वर्णक है। दोस्तों बताने है कि त्वचा का जो रंग प्रदान करता है वो वर्णक का क्या नाम है, वर्णक क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, मेलानिन। जी हाँ दोस्तों, मेलानिन जो है त्वचा का क्या करता है, रंग प्रदान करता है, यानी कि गोरा रंग प्रदान करता है। मेलानिन वर्णक है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किला किस राज्य में है। दोस्तों बतानी है कि गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, तेलंगाना में। जी हाँ दोस्तों, किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे, तेलंगाना में स्थित है गोलकुंडा किला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र है। दोस्तों बतानी है कि बादलों की दिशा एवं गति मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी दोस्तों, नेफ्रोस्कोप। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, नेफ्रोस्कोप कहा जाता है बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र को। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव्य है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसे अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, कांच। जी हाँ दोस्तों, कांच को क्या कहा जाता है, अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त स्कंदन यानी कि दोस्तों ब्लड क्लोटिंग, रक्त स्कंदन को क्या कहा जाता है,
ब्लड क्लोटिंग। बतानी है कि इनमें से कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। दोस्तों बतानी है कि रक्त स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी विटामिन के। जी हाँ दोस्तों, रक्त स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो ऑप्शन डी विटामिन के आप लोग याद रखेंगे। ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे हमारे शरीर का कोई भाग कट जाता है या कहीं कट हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग। अगर ब्लड क्लोटिंग ना हो तो क्या होगा, रक्त प्रवाह नहीं रुकेगा। तो जो ब्लड क्लोटिंग होता है यानी कि जो रक्त प्रवाह रुकता है वो किस विटामिन के कारण रुकता है, तो ऑप्शन डी विटामिन के कारण। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, विटामिन के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एटीएम का पूर्ण रूप होगा। दोस्तों बतानी है कि एटीएम का पूर्ण रूप यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जी हाँ दोस्तों, आप लोग क्या याद रखेंगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ऑटोमेटेड की जगह पे वो ऑटोमेटिक बोलते हैं। तो ऑटोमेटिक गलत होगा। आप लोग क्या याद रखेंगे, ऑटोमेटेड, न कि ऑटोमेटिक। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम ई बिजनेस अखबार कौन सा है। दोस्तों बतानी है कि भारत का प्रथम ई बिजनेस अखबार का क्या नाम है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए फाइनेंशियल एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, भारत का प्रथम ई बिजनेस अखबार कौन सा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालयन पर्वतारोही संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों बतानी है कि हिमालयन पर्वतारोही संस्थान कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी दार्जिलिंग में। जी हाँ दोस्तों, दार्जिलिंग में स्थित है हिमालयन पर्वतारोही संस्थान। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी त्वरण। त्वरण हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी त्वरण यानी कि एक्लीरेशन। जो त्वरण है दोस्तों क्या है, एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आप सभी को दोस्तों बता दें कि सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, यानी कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज्ञात किया जा सके, दिशा भी हो, उस राशियां को क्या कहा जाता है, सदिश राशियां कहा जाता है। जैसे आप सभी को कुछ उदाहरण बता देते हैं। जैसे कि सदिश राशियों का उदाहरण आप लोग याद रखेंगे, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, बल, बल आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, धारा, घनत्व इत्यादि। ये सभी दोस्तों क्या हैं, सदिश राशियां हैं। आप लोग याद रखेंगे इनमें क्या है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, अतः इन्हें हम सदिश राशियां कहेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, त्वरण यानी कि एक्लीरेशन। ये क्या है, सदिश राशि है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में प्रायः पाया जाता है। दोस्तों बताने है कि जो अम्लीय वर्षा होती है यानी कि एसिड रेन होती है उसमें क्या पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, अम्लीय वर्षा में क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों बतानी है कि किस प्रक्रिया के द्वारा जो तेल है तो उसे वेजिटेबल घी में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। दोस्तों बतानी है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी लखनऊ में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों बतानी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए 25 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। 25 नवंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
किण्वन प्रक्रिया यानी कि दोस्तों फर्मेंटेशन प्रोसेस में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है। दोस्तों बतानी है कि किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से किसका उत्पादन किया जाता है, यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से किसका उत्पादन किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए इथाइल एल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। जो इथाइल एल्कोहल है किस माध्यम से उत्पादन इसका किया जाता है, तो किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से, यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है, इथाइल एल्कोहल का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा इथाइल एल्कोहल, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर से अजीब तरह की दुर्गंध आती है, इस दुर्गंध का कारण है। दोस्तों बतानी है कि ब्लीचिंग पाउडर से एक अजीब तरह की दुर्गंध आती है, उस दुर्गंध का कारण बताना है। तो आप लोग याद रखेंगे उसका मेन कारण है ऑप्शन सी क्लोरीन। जी हाँ दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की वजह से क्या आती है, एक अजीब तरह की दुर्गंध आती है। तो आप लोग ऑप्शन सी को याद रखेंगे, क्लोरीन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ स्थित है। दोस्तों बतानी है कि डीएनए फिंगरप्रिंट केंद्र भारत का कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हैदराबाद में। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद में क्या स्थित है, भारत का डीएनए फिंगरप्रिंट केंद्र। आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन डी हैदराबाद में। आप सभी को दोस्तों बता दें कि डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से व्यक्ति का आनुवांशिक या आपराधिक पृष्ठभूमि का पता लगाया जाता है। किसके माध्यम से, डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से। और डीएनए फिंगरप्रिंट केंद्र कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन डी हैदराबाद में। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मछली के अंग का विशेष भाग जो उसे सांस लेने में मदद करता है। दोस्तों बतानी है कि जो मछली के अंग का वह कौन सा विशेष भाग है जो उसे सांस लेने में मदद करता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी गिल्स। जी हाँ दोस्तों, गिल्स के माध्यम से मछली क्या करती है, सांस लेती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे गिल्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है। दोस्तों बतानी है कि जो करेंसी नोट है हमारे देश का, उस करेंसी नोट पर जो मूल्य होती है कितनी भाषाओं में लिखी होती है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी 15 भाषाएं में। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के करेंसी नोट पर जो मूल्य है कितनी भाषाओं में अंकित है, तो टोटल 15 भाषाओं में अंकित है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, 15 भाषाएं। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। अब बारी है दोस्तों उस प्रश्न की जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। तो बताइए दोस्तों कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। आप लोग हमें कमेंट करके इसका जवाब जरूर बताएंगे, बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके जीएस स्पेशल टारगेट क्लास। आशा करते हैं इस क्लास वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ पीएमएस IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास टारगेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।